हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने संधारित्रों के संयोजन के बारे में जाना कि अगर संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इनकी तुल्यधारिता बढ़ जाती है, और अगर क्या किया जाए, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इनकी तुल्यधारिता क्या होती है, कम हो जाती है। अब हमने कहा था कि हम लोग कल एक सवाल देखेंगे, समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक संधारित्र है, दो माइक्रोफैराड का एक संधारित्र है। क्लियर? 2 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र हो गया। दूसरा जो संधारित्र है ये भी 2 माइक्रोफैराड है। क्लियर? और एक संधारित्र यहां पर है जो 4 माइक्रोफैराड, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। और आपसे कहा गया कि इन संधारित्रों की तुल्यधारिता निकालिए बिंदु ए और बी के बीच। तो क्या देख रहे हैं बेटे आप देख रहे हैं कि ये जो 2 संधारित्र हैं, इसका दूसरा प्लेट और इसका पहला प्लेट जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। क्योंकि इस संधारित्र का दूसरा प्लेट और इस संधारित्र का पहला प्लेट एक क्रम में है, इसलिए दोनों क्या हो गए, किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। क्लियर हो गया? आराम समझेंगे सवाल को। तो लिखेंगे आप कि चूंकि 2 माइक्रोफैराड तथा 2 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इसलिए श्रेणी क्रम के लिए सूत्र क्या बताया गया था, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, 1/c1 प्लस 1/c2। इसलिए 1/c इज इक्वल टू 1/c1, c1 की जगह पर कितना रखेंगे, 2, तो हो गया 1/2 और प्लस 1/2। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? ये बात समझ आ गई, आगे कोई दिक्कत तो नहीं है। इसलिए 1/c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बराबर है तो 2 हो गया, एक एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। इसलिए 1/c इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। इसलिए c इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड। यानी इन ये जो 2 संधारित्र हैं, इनकी तुल्यधारिता क्या है, 1 माइक्रोफैराड। यानी अब देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे, ये देखिए आप। अब इस सवाल को अगर आप बुद्धिमान है, मन में कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ये 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड बनकर क्या बन गए, 1 माइक्रोफैराड। यानी अब स्थिति ऐसे बन गई, ये हो गया ऐसे, और ये हो गया ऐसे। ये ए हो गया और ये हो गया बी। और ये क्या माइक्रोफैराड बन गया, 1 माइक्रोफैराड। ये 1 माइक्रोफैराड बन गया और ये कितना है, 4 माइक्रोफैराड। क्लियर हो गया नहीं हो गया? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई?
बात समझे नहीं समझे? समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो आप चित्र बना करके यानी इसको छोटे छोटे खंडों में बांट करके भी सवाल को लगा सकते हैं कि पहले ये स्थिति थी, अब ये स्थिति। तो अब हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या लिखेंगे आप? पुनः 1 माइक्रोफैरड तथा 1 माइक्रोफैरड तथा 4 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में कैसे जानता है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस समांतर क्रम क्यों बोल रहे हैं? समांतर क्रम हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए, इस प्लेट का पहला सिरा ए पर और इस प्लेट का पहला सिरा ए पर, इस प्लेट का दूसरा सिरा बी पर और इस प्लेट का भी दूसरा सिरा कहां पर है? बी पर है। इसलिए क्या हो गया? ये दोनों किस क्रम में हो गए? समांतर क्रम में। क्लियर हो गया? इसलिए C बराबर किसमें हो गया? C1 प्लस C2 क्या होगा कि नहीं होगा? जी हाँ होगा। Therefore C is equal to C1 कितना हो गया? 1 माइक्रोफैरड। क्लियर हो गया? प्लस C2 कितना हो गया? 4 माइक्रोफैरड। जी हाँ हो गया। Therefore C is equal to क्या हो गया? 5 माइक्रोफैरड। C is equal to क्या हो गया? 5 माइक्रोफैरड। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं इसी में, इसी से संबंधित। अगर मैं आपसे पूछूं, यदि मैं आपसे पूछूं कि 2 माइक्रोफैरड वाले इस संधारित्र पर और 2 माइक्रोफैरड वाले इस संधारित्र पर, 2 माइक्रोफैरड वाले इस संधारित्र पर और 2 माइक्रोफैरड वाले इस संधारित्र पर आवेश क्या होंगे? तो क्या होंगे? दोनों पर आवेश क्या होंगे? समान होंगे। क्यों? क्योंकि ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई नहीं होगी? सुनाई नहीं आएगा? अब मान लीजिए पूछ ले कि जो है विभवांतर ए और बी के बीच का दिया हुआ है, ए और बी के बीच का विभवांतर दिया हुआ है, मतलब 20 वोल्ट दिया हुआ है, और तो आवेश की मात्रा अगर आपसे पूछ दे तो C निकला हुआ है, वोल्टेज V बराबर 20 वोल्ट हो गया, Q बराबर CV का फार्मूला लगा देंगे और कुल आवेश आपको प्राप्त हो जाएगा। ये बात समझ आई नहीं आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं होगा? तो इस तरह के सवाल आप लगाएं, कोई दिक्कत हो तो पूछें, हम लोग एक्सरसाइज में इससे संबंधित और सवाल करेंगे। एग्जाम्पल भी दिया होगा आपकी किताब में, आप उसको लगाइए। कोई समस्या हो तो बताइए। चलिए, तो समझ में आ गया होगा मुझे लगता है कि कैसे आपको क्या करना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है और कैसे समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या देखना है कि प्लेट, एक संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे के पहले प्लेट से जुड़ा होना चाहिए, जबकि समांतर क्रम में क्या देखना है, प्रत्येक संधारित्र का एक प्लेट एक बिंदु पर और दूसरा प्लेट एक दूसरे बिंदु पर होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई? हो गई? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अब अगले टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं और वो टॉपिक है संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो संधारित्र में जो ऊर्जा संचित होगी वो कैसी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। कैसी ऊर्जा होगी?
स्थिति ऊर्जा होगी। ठीक, तो हम आइए चर्चा करते हैं कि संधारित्र में कितनी ऊर्जा हो सकती है। तो देखिए, मान लीजिए जो प्लेट है संधारित्र, सामान्यतः हम जो भी चर्चा करते हैं हम किस पर करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र पर ही चर्चा करते हैं। तो मान लीजिए प्लेट ये हो गया और दूसरा प्लेट ये हो गया। और सामान्यतः एक पर प्लस क्यू आवेश हो जाए और दूसरे पर माइनस क्यू आवेश हो जाए, तो ये और इनके बीच कुछ क्या हो, इन प्लेटों के बीच की दूरी कुछ दूरी हो तो एक संधारित्र का निर्माण करते हैं। याद कीजिए, अभी कल या परसों या 2-3 दिन पहले मैंने क्लास में बताया था कि जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो एक साथ नहीं करते थे, बल्कि धीरे कई खंडों में करते हैं। जैसे हमने उदाहरण ले रखी, मैं 3 कूलाम की वाली बात की थी। तुमने कहा था जगह 3 कूलाम आवेशित करना तो 1 कूलाम इस तरह से कर सकते हैं, या और उससे कम नहीं कर सकते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी तरह से अगर यहां पर प्लस क्यू आवेश लाना है और यहां पर माइनस क्यू आवेश लाना है, कि मान लीजिए ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 हो, ध्यान सुनिए। तो ऐसा नहीं कि सीधे इस पर आवेश प्लस क्यू आ गया, इस पर आवेश माइनस क्यू आ गया। हम ये मानेंगे, हम ये मान रहे हैं कि जो है प्लेट 1 पर जो धनावेश दिया जा रहा है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है, प्लेट 2 के द्वारा दिया जा रहा है। और किसी समय कितना आवेश लाना है प्लेट 1 पर हमको, क्यू आवेश, और दूसरे प्लेट पर कितना आवेश लाना है, माइनस क्यू आवेश। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? तो ध्यान से देखो, यानी स्टार्टिंग में दोनों पर कोई आवेश नहीं था, इस पर भी 0 आवेश था, इस पर भी 0 आवेश था, दोनों पर 0 आवेश था। लाना कितना हमको, क्यू आवेश, पहले पर प्लस क्यू आवेश, दूसरे पर माइनस क्यू आवेश। ला कैसे रहे हैं, प्लस 2 से प्लेट 2 से चार्ज कहां पर ला रहे हैं, 1 पर। तो जब प्लेट 2 से चार्ज 1 पर ला रहे हैं तो चार्ज 1 पर जो आवेश आएगा वो प्लस आएगा, और जैसे जैसे चार्ज 1 पर प्लस आवेश आता जाएगा वैसे वैसे प्लेट 2 पर कैसा आवेश होता जाएगा, माइनस चार्ज होता जाएगा। क्योंकि इसमें यहां पर बढ़ रहा है, इसके द्वारा इसमें आवेश बढ़ रहा है, इससे आवेश ले रहे हैं, प्लेट 2 से आवेश ले रहे हैं किसमें, प्लेट 1 में। ठीक, तो इसका चार्ज बढ़ता जा रहा है प्लस में और इसका चार्ज क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, यानी माइनस में। मान लीजिए किसी समय, मान लीजिए अगर यहां पर आपने किसी समय इसका चार्ज कितना है, क्यू डैश है, तो इसका चार्ज कितना होगा, माइनस क्यू डैश होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ आएगी नहीं आएगी? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि क्यू डैश चार्ज प्लेट 1 को दिया तो इस पर कितना चार्ज है, माइनस क्यू डैश, क्योंकि नेट आवेश क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा? दोनों जोड़ो कितना मिला, तो जितना प्लस क्यू डैश चार्ज जब देंगे तो इस पर कितना चार्ज हो गया, माइनस क्यू डैश। ये बात क्लियर होगी? ये किसी क्षण, लेकिन यानी पहले कितना था, 0, लाना कितना है इस पर चार्ज, हमको लाना कितना है, क्यू। क्लियर? लेकिन किसी क्षण जो है वो चार्ज कितना है, पहले प्लेट पर चार्ज क्यू डैश है और दूसरे प्लेट पर चार्ज माइनस क्यू डैश है, किसी क्षण। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये बात समझ आ गई नहीं आ गई? मुझे लगता है समझ आ रहा होगा। यानी ये प्लस प्लेट हो गया, प्लस चार्ज वाला प्लेट हो गया, माइनस चार्ज वाला प्लेट हो गया, बोले किसी। अब देखिए विभव में अंतर होगा कि नहीं होगा? किसका विभव ज्यादा होगा, प्लेट 1 का विभव ज्यादा होगा और प्लेट 2 का विभव कम होगा, निश्चित रूप से। ये धनावेश है, ये ऋणावेश, इसका मतलब इसका विभव ज्यादा होगा, इसका विभव कम होगा। ये बात पहले बताई जा चुकी है। तो अगर हम किसी समय dq डैश आवेश, dq डैश है, बहुत dq डैश आवेश एक छोटा सा चार्ज है, ये धन आवेश चार्ज है। कैसा चार्ज है? धन आवेश चार्ज है dq डैश। और
हम क्या कर रहे हैं, अब इतना ऑर्डर है किसको, इसको प्लेट 2 से प्लेट 1 को दे रहे हैं। तो अगर प्लेट 2 से प्लेट 1 को हम देंगे तो इसके चार्ज में फिर परिवर्तन होगा, और इसका चार्ज जो माइनस क्यू डैश है वो कितना दे रहे हैं, डी क्यू डैश दे रहे हैं। तो अब इसका जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस क्यू डैश माइनस डी क्यू डैश, क्योंकि डी क्यू डैश और कम होगा, और इस पर जो चार्ज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू डैश प्लस डी क्यू डैश हो जाएगा। यानी जो है दूसरे प्लेट पर जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्यू डैश माइनस डी क्यू डैश, और पहले प्लेट पर जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्यू डैश प्लस डी क्यू डैश। इतनी बात समझ आ गई नहीं, आगे ध्यान सीधे रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस डी क्यू डैश आवेश को इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण की ओर इधर हो गया, और धनावेश को ला रहे हैं विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो कार्य करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। और ये जो कार्य होगा वो क्या होगा, वही बाद में किसके रूप में संचित हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संधारित्र में क्या हो जाएगी, संचित हो जाएगी। तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बात समझ आ गई। तो फिर से एक बार थोड़ा सा सुनते हैं। स्टार्टिंग में आवेश क्या था, दोनों प्लेटों पर आवेश को लिखा, लाना कितना चाह रहे हैं, पहले प्लेट पर प्लस क्यू आवेश लाना चाह रहे हैं, दूसरे प्लेट पर हम माइनस क्यू आवेश लाना चाह रहे हैं। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। किसी समय चार्ज इस पर कितना है, क्यू डैश है पहले प्लेट पर, और दूसरे प्लेट पर जो है माइनस क्यू डैश चार्ज है। अब हम प्लेट 2 से प्लेट 1 की और डी क्यू डैश चार्ज ला रहे हैं, तो हमको कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, जी हाँ कार्य करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई, तो चलिए रुकते हैं, बात सुना है कि नहीं आएगा, चलिए शुरू करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है तो शुरू करते हैं। देखिए कि यदि किसी संधारित्र के, यदि किसी संधारित्र के प्लेटों पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश लाना है, तो यह आवेश आवेश के कई छोटे समूहों द्वारा क्या किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है। आवेश के छोटे समूह में आवेश किया जाता है, मतलब एक साथ नहीं आवेशित किया जाएगा, बल्कि कई छोटे छोटे खंडों में स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश के छोटे छोटे खंडों में क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, चाहे छोटे समूह में लिखे, चाहे छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों द्वारा आवेशित किया जा सकता है। टुकड़ों का मतलब ये नहीं कि टुकड़े कर दिए, मतलब टुकड़े हो गए। टुकड़े का मतलब क्या होगा, जैसे क्यू चार्ज है तो कई पार्ट में उसको आवेशित है, नहीं कि कोई लकड़ी जैसा नहीं कि लकड़ी का टुकड़ा कर दिया आपने। क्लियर हुआ कि नहीं, बात सुना गया जो मुझे लगता है। तो आवेश को कई छोटे छोटे टुकड़ों द्वारा आवेशित किया जाता है। मान किसी क्षण जब आवेशित कर रहे हैं
इसी क्षण पहले प्लेट पर कितना आवेश है, क्यू डैश आवेश है, और दूसरे पर कितना है, माइनस क्यू डैश आवेश है। इसी क्षण प्लेट 1 पर क्यू डैश आवेश तथा प्लेट 2 पर माइनस क्यू डैश आवेश है तथा प्लेटों के बीच का विभवांतर किस स्थिति में जब इस पर आवेश कितना है, क्यू डैश है, और इस पर आवेश कितना है, माइनस क्यू डैश है, तो उस स्थिति में प्लेटों के बीच का विभवांतर, प्लेटों के बीच का विभवांतर V डैश है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? तो अब यानी अब इस स्थिति में क्या किया जा रहा है, dq डैश आवेश को प्लेट 2 से प्लेट 1 पर क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। अब यदि प्लेट 2 से प्लेट 1 पर dq डैश आवेश स्थानांतरित किया जाए, तो क्या होगा, किया गया कार्य डी डब्ल्यू, छोटा सा कार्य कर रहे हैं, तो डब्ल्यू बराबर बी इंटू क्यू होता है। डब्ल्यू बराबर किसके होता है, बी इंटू क्यू होता है, नहीं होता है? जी हाँ होता है। डब्ल्यू बराबर बी इंटू क्यू होता है कि नहीं होता है? तो डब्ल्यू की यहाँ पर छोटा मतलब सूक्ष्म आवेश ला रहे हैं, इसलिए क्या क्या कार्य सूक्ष्म हो गया। डी डब्ल्यू बराबर बी, बी की यहाँ पर विभवांतर कितना है, इस विभवांतर कितना है यहाँ पर, V डैश है, तो यहां पर लिखेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू V डैश। क्लियर? इनटू कितना चार्ज आ रहा है, क्यू, क्योंकि यहां पर कितना हो जाएगा, dq डैश। बात समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात समझ गए? चलिए, ये हो गया समीकरण। अब देखिए, यदि संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता क्या है, C है, तो V बराबर किसको होता है, V बराबर, Q बराबर किसको होता है, CV के। Q बराबर किसको होता है, CV क्या होता है कि नहीं होता है? तो V बराबर किसको होगा, V बराबर हो जाएगा Q अपान C के, यानी गुणे में जरा क्या हो जाएगा, बटे में। V बराबर किसको हो जाएगा, Q अपान C के। तो V की यहाँ पर क्या रहा, V डैश, V यहाँ पर क्या है, V डैश। तो V डैश इज इक्वल टू, तो जिस समय विभवांतर V डैश है, उस समय प्लेटों पर चार्ज कितना है, Q डैश है कि नहीं है? तो जो यहाँ पर Q है वहां पर हम क्या रखेंगे, Q डैश रखेंगे कि नहीं रखेंगे? जी हाँ, निश्चित रूप से रखेंगे। तो यहाँ पर मिलेंगे Q डैश। क्लियर हो गया? बात समझे नहीं समझे?
बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं होगा मुझे लगता है, बात समझ आ गया होगा। और अपान सी, धारिता तो सी है तो बटे क्या हो गया सी। इसलिए समीकरण एक से dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v डैश की वैल्यू रख दिया आपने, तो v डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q डैश अपान c इंटू dq डैश। ये बात समझ आ रही है? मुझे लगता है समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इतनी बात होगी। ये छोटा सा कार्य हो गया। ये छोटा सा कार्य कब हुआ, जब प्लेटों पर आवेश कितना था, q डैश था, एक पर प्लस q डैश था, दूसरे पर माइनस q डैश था, और कितना आवेश हम स्थानांतरित कर रहे हैं, dq डैश। लेकिन वास्तव में क्या है, वास्तव में हम प्लेटों पर कितना आवेश ला रहे हैं, q, और पहले आवेश कितना है, 0। ये तो बताया गया आपको, पहले आवेश कितना है 0, और अंत में हम लाना कितना चाह रहे हैं, q। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या लिखेंगे आप, इसलिए संधारित्र के प्लेटों को, संधारित्र के प्लेटों को q आवेश तक आवेशित करने में, आवेशित करने में, आवेशित करने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, दोनों तरफ समाकलन करेंगे, dw इधर हो गया dw, और यहां समाकलन होगा c। तो धारिता तो नियत है, पहले अब किसमें परिवर्तन हो रहा है, चार्ज में, यानी q में परिवर्तन हो रहा है। स्टार्टिंग में चार्ज कितना था, 0 था, अंत में चार्ज कितना लाना है, q, तो 0 से q तक। समझ नहीं आ गया, 0 से q तक, क्योंकि स्टार्टिंग में चार्ज कितना था 0, और अंत में चार्ज कितना लाना है q। और यहां पर क्या हो गया, q डैश अपान c, q डैश अपान c dq डैश। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी, समझ आ रही है? तो dw से क्या हो गया, ये हो गया w, ये w हो गया, dw का dx का समाकलन x, तो dw का समाकलन क्या हो गया, w। अब इसका समाकलन करना है, चलिए इसको देखते हैं। इसलिए W इज इक्वल टू 0 टू Q, 0 टू Q, समाकलन का इंटीग्रेशन 0 टू Q, C क्या है, कांस्टेंट है, तो 1/5 C बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू Q डैश dq डैश। क्लियर हो, q डैश dq डैश। अब आप एक फार्मूला मैंने बताया था कि x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, बता दें तक इंटीग्रेशन x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। अगर आप इसे तुलना करें तो यहां से आप लिख सकते हैं x, यहां पर आप लिखो q डैश, तो q डैश dq डैश, यानी जहां जहां x है वहां पर क्या हो गया, dq डैश हो गया, यानी x यहां पर क्या आ गया, q डैश आ गया। x पावर n प्लस 1, तो x यहां पर क्या है, q डैश, तो यहां पर हो गया q डैश पावर n प्लस 1, कितना पावर है q डैश का, कितना पावर है a, तो 1
और प्लस फिर क्या हो गया 1 अपान फिर क्या लिखेंगे यानी कि यहाँ पर 1 रखेंगे और प्लस 1 रखेंगे। तो Q डैश 1 और प्लस 1 कितना हो गया स्क्वायर अपान 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ये बात समझ आ गई नहीं आ गई? मुझे लगता है समझ में आ गई होगी, दिक्कत नहीं होगी। देखिए x पावर n, तो x पावर n की जगह पर x पावर n प्लस 1 होता है, जहां x है वहां पर q डैश हो गया और यहाँ पर पावर जो n था यहाँ पर वास्तव में पावर कितना है 1 है कि नहीं? तो जहां x था वहां पर q डैश रख दिया और जहां n था वहां पर क्या रख दिया 1 रख दिया। तो क्या मिल गया आपको q डैश स्क्वायर अपान 2 मिल गया। ये बात सुना गई? तो देयरफॉर ये जो किया गया कार्य वो क्या हो जाएगा संचित ऊर्जा हो जाएगी, जिसे आप U से प्रदर्शित कर सकते हो। संधारित्र में संचित ऊर्जा हो जाएगी और ये कौन सी ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये W को हम क्या लिखते हैं U इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन क्या आ गया इसका इंटीग्रेशन करने पर आपको मिल गया Q डैश का होल स्क्वायर अपान 2 माइनस और लिमिट लग जाएगा 0 से Q तक। अब लिमिट कैसे रखते हैं? पहले ऊपर वाले लिमिट रखेंगे फिर नीचे वाले लिमिट रखेंगे। देयरफॉर U इज इक्वल टू 1/2 Q डैश के यहाँ पर क्या रखना है आपको Q रखना है, तो क्या मिलेगा आपको Q स्क्वायर अपान 2 फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे Q डैश के यहाँ पर क्या रखेंगे 0 रखेंगे तो 0.2 क्या मिलेगा 0 मिलेगा। सॉरी यहाँ पर Q लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखना था आपको C लिखना था और यहाँ पर भी 2 नहीं, यहाँ पर क्या होगा C होगा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/c यहाँ पर भी 1/c तो therefore U is equal to क्या हो जाएगा 1/c into Q square upon 2। therefore U is equal to Q square upon 2c। ये फार्मूला बन गया। अर्थात यदि किसी संधारित्र पर कितना आवेश लाना है, पर कितना आवेश है Q आवेश है और उसकी धारिता कितनी है C है, तो संधारित्र की जो संचित ऊर्जा होगी वो U इक्वल टू किसके होगी Q स्क्वायर अपान 2c के इक्वल। बात समझ आगे नहीं आगे? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब देखिए बात हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। पुनः Q इज इक्वल टू आप क्या जानते हैं C। यानी जिस स्थिति में प्लेट पर चार्ज Q है, धारिता तो निश्चित है, उस समय विभवांतर अगर V हो तो Q बराबर किसके होगा CV की होगा। जिस समय प्लेटों पर चार्ज कितना एक प्लेट पर चार्ज प्लस Q है, दूसरे प्लेट पर चार्ज माइनस Q है, उस समय विभवांतर अगर V हो तो Q इक्वल टू किसके होगा CV के होगा। इसलिए U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर लिखा हुआ है, Q स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे CV रखेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर C स्क्वायर अपान V स्क्वायर अपान 2C। देखिए Q स्क्वायर तो Q की जगह पर हमने क्या रखा CV रखा, स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपान 2C लिख दिया गया। एक C कैंसिल आउट हो जाएगा। therefore U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। एक फार्मूला ये भी बन गया। पास में आ गए नहीं आ गए? तो एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला ये हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे लगता है ऐसे आप और बनाना चाहे बना सकते हैं। वैल्यू V की रख दीजिए, V की वैल्यू रख देंगे या C की वैल्यू रख करके भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होगी हाफ CV स्क्वायर होगी। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप और जानना चाहते हैं तो एक और बना सकते हैं। देखिए जैसे U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर है कि नहीं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कैसे U इज इक्वल टू हाफ क्लियर और हाफ CV स्क्वायर का लिख दो CV इंटू V लिख सकते हो। देखो CV और V स्क्वायर है तो एक भी और आ गया और CV किसके इक्वल है Q के इक्वल है कि नहीं है? तो जब Q के इक्वल है therefore U इज इक्वल टू क्या हो सकता है हाफ Q। ये तीन फार्मूले आपके हो गए।
चाहे आप इस पर रखेंगे। अगर Q और C दिया हुआ तो संचित ऊर्जा निकालने के लिए ये सूत्र लगाएंगे। अगर जो है C और B दिया हुआ है तो संचित ऊर्जा निकालने के लिए ये सूत्र लगाएंगे। अगर Q और B दिया हुआ है तो संचित ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा इसमें और टॉपिक बचा हुआ है, एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वान डे ग्राफ घनत्व। मुझे उम्मीद है कि हम लोग अगले दिन निश्चित रूप से इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। हाँ, थोड़ा सा इसमें और है ऊर्जा घनत्व, लेकिन समय ज्यादा हो चुका है, इसलिए बात बस आज इतना ही। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत होगी तो जरूर बताएं। धन्यवाद।